आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, आप इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोट्स पर और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में, जी हां आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, जिनका आपको आंसर देना होगा ओएमआर सीट में। तो मैंने ओएमआर सीट भरने का सही तरीका बता दिया है, कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है, और मैंने हिंदी विषय के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिए हैं, सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। और आप चित्रकला तथा गृह विज्ञान से भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो यहां पर आप देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं में काउट कावूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहां पर 3 प्रमुख नेता कौन कौन से थे इटली के एकीकरण में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? काउट कावूर और गैरीबाल्डी तथा विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये 3 प्रमुख नेता थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। इसके बाद यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया। तो पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? 26 जनवरी 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। अगला प्रश्न है यहां पर, जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। और यह प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हां, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आपको रटना नहीं है, बल्कि इसको आपको समझना है। क्या समझना है? कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति किससे होती है? जैव मंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या व्याप्त होता है? जीवन व्याप्त होता है, और इन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पशुधन, मत्स्य जीवन,
प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि। ये कैसे संसाधन हैं? ये सभी जैव संसाधन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जीवन व्याप्त होता है और ये जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। और ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन होता है वह जैव संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता, आप कह सकते हो जिनमें जीवन नहीं होता बल्कि ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। कैसे संसाधन कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि धातुएं एवं चट्टानें, ये क्या हैं? अजैव संसाधन हैं, ये जैव संसाधन नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? खनिज ईंधन किसे कहते हैं? यदि प्रश्न आ जाए खनिज ईंधन किसे कहते हैं तो भी उत्तर यही रहेगा। यह खनिज ईंधन से क्या आशय है या खनिज ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम को शामिल किया जा सकता है। खनिज ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम को शामिल किया जा सकता है। और खनिज ईंधन ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। खनिज ईंधन ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख साधन माने जाते हैं, यानी ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख साधन के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, सीमांत अर्थात सीमा सड़कें क्या हैं? सीमांत अर्थात सीमा सड़कें क्या हैं? इसका निर्माण किसके अधीन है? यानी इन सड़कों का निर्माण किसके अधीन है, यानी कौन करवाता है? तो यहां पर इस तरह की सड़कों का निर्माण देश के सीमावर्ती भागों में किया जाता है। जो सीमांत सड़कें होती हैं यानी सीमा पर जो सड़क होती है, इनका निर्माण कहां होता है? तो इस तरह की सड़कों का निर्माण देश के सीमावर्ती यानी देश की जहां पर सीमा होती है उन्हीं भागों में किया जाता है। और इनका निर्माण सीमावर्ती सड़क विकास संगठन द्वारा किया जाता है। और इन सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सीमावर्ती सड़क विकास संगठन के द्वारा किया जाता है। आप वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और इन प्रश्नों को आप जरूर नोट भी कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल और भूटान भारत के दो पड़ोसी देश हैं। नेपाल और भूटान भारत के दो पड़ोसी देश हैं। इसके अतिरिक्त चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हो, यानी भारत के दो पड़ोसी देशों के अंतर्गत आप किन्हीं दो देशों का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर भूटान है, नेपाल है, या आप लिख सकते हैं चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं? एकात्मक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो एकात्मक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं। एकात्मक सरकार ऐसी सरकार को कहा जाता है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां किसमें शामिल होती हैं? केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं। केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार कहते हैं। यानी उसी सरकार को क्या कहते हैं? एकात्मक सरकार कहते हैं। इसके बाद यहां पर अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न तो लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है कि सामाजिक विभाजन का क्या अर्थ है? सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आसान है उत्तर इसका। सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज का जाति, धर्म,
भाषा, लिंग अथवा क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजन करना। सामाजिक विभाजन का अर्थ क्या है कि समाज का किस आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग अथवा क्षेत्र के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वही क्या कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी सामाजिक विभाजन का यही अर्थ है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्नों को सम्मिलित किया है आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता। एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता, यानी एक ही धर्म को मानकर नहीं चलता और जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच यानी लोगों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। बिल्कुल आसान सा उत्तर है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता और जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकों के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, यानी नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। कहने का अर्थ है जहां पर जिस राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों को पर्याप्त स्थान मिलता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है, वही राज्य क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यानी किसी भी धर्म के बारे में भेदभाव नहीं किया जाता, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में कौन होता है, लोग होते हैं। यानी जहां पर लोगों का शासन होता है, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई जो सरकार होती है, जो लोगों के हितों के लिए ही काम करती है और लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। यह सरकार जब तक लोगों की यानी जनता की इच्छा रहेगी तब तक ही बनी रहेगी, उसी को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे प्यारे मित्रों में और अपने कमेंट भी करते रहें। साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 10 की हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराई जा रही है, चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो और इन विषयों की तैयारी कर सकते हो। अपनी बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय में आप 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।